नमस्कार, हमारी नई सीरीज मनी मैग्नेट के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। दोस्तों, अजीम प्रेमजी बिना किसी डाउट के इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन में से एक है। पिछले 40 सालों में विप्रो ने ऐसी एक्सक्लूसिव ग्रोथ देखी है कि 1980 में विप्रो में की गई 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ रुपए के बराबर होती। लेकिन जहां हम में से ज्यादातर लोग अजीम सर के फिलैंथ्रोपिक मूव से वाकिफ हैं, वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआती दिनों में विप्रो एक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि आज होमोजेनस आईटी जायंट बन चुकी है, जिसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और ये 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सिचुएटेड है और जिसने अकेले 2024 में अप्रॉक्सीमेटली $11 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। अब सवाल ये है कि एक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कंपनी इतनी बड़ी आईटी जायंट कैसे बन गई? अजीम सर की बिजनेस स्ट्रेटजी क्या थी? और सबसे ज़रूरी बात, हमें इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसमैन से कौन कौन से बिजनेस लेसन्स सीखने की ज़रूरत है। लेट्स डिकोड। ये कहानी 1966 की है, जब प्रेमजी स्टैनफोर्ड में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने ही वाले थे कि उनके पिता की अचानक डेथ हो गई। अपने ग्रेजुएशन पोस्टपोन करके वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए इंडिया लौट आए, जो उस समय मेजरली वनस्पति प्रोड्यूस करने पर बेस्ड था। आने के तुरंत बाद उन्होंने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और सोप्स, शूज, लाइट बल्ब्स और यहाँ तक कि हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कदम रखा। 1977 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। बाद में 1978 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने IBM को देश छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने कंपनी को कंप्यूटर बिजनेस की ओर मोड़ना शुरू किया, क्योंकि IBM ने एक बहुत बड़ा मार्केट छोड़ दिया था जिसे कैप्चर करने की जरूरत थी। विप्रो ने 1980 में कई सफल इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स एस्टेब्लिश की ताकि इंडिया में बिक्री के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने में मदद मिल सके। लेकिन उसी समय 1978 में चाइना में लिबरलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनियों ने अल्ट्रा चीप लेबर रेट ऑफर करना शुरू कर दिया, जिससे हार्डवेयर मार्केट के प्लेयर्स के लिए सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो गया। और तभी अजीम प्रेमजी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। अगर आप पीछे मुड़कर विप्रो, इन्फोसिस और यहाँ तक कि टेक महिंद्रा जैसे आईटी जायंट्स की टाइमलाइन देखें, तो आप देखेंगे कि उन्होंने 80s के एंड और 90s के शुरुआत में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखनी शुरू की। अगर कोई चीज एक ही समय में कई बिलियन डॉलर्स कंपनीज को जन्म देती है, तो यह निश्चित रूप से कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उस समय के बारे में कुछ बहुत स्पेशल होता है जिसने इन कंपनियों को बिलियन डॉलर्स कंपनीज में बदल दिया। अब सवाल यह है कि यह गोल्ड रश किस बारे में था। जैसा कि पता चला है, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट तेजी से बढ़ने लगी थी। एज अ रिजल्ट, अमेरिकन कंपनीज के लिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए आउटसोर्सिंग बहुत क्रूशियल हो गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये केवल कोडिंग या डेवलपमेंट के साथ नहीं हुआ, बल्कि हर उस इंडस्ट्री के साथ हुआ जिसने मैच्योरिटी हासिल की है। हर इंडस्ट्री पहले होम ग्राउंड पर शुरू होती है और जैसे जैसे वो एक्सेलरेटेड ग्रोथ हासिल करती है, लेबर की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे एट द एंड उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, जिससे आउटसोर्सिंग बेहद क्रूशियल हो जाती है। जो भी देश या कंपनी इन कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग को पॉसिबल बनाती है, वो एक गोल्ड माइन बन जाती है और बिलियन डॉलर्स कमाती है। 1940s और 60s में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आउटसोर्सिंग की जरूरत थी, तो हांगकांग और साउथ कोरिया अपॉर्चुनिस्ट बने और बिलियन डॉलर्स भी कमाए। 1980s के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज को आउटसोर्सिंग की जरूरत थी, तो चाइना अपॉर्चुनिस्ट बना और महज 40 सालों में खुद को एक सुपर पावर में बदलने के लिए ट्रिलियन डॉलर कमाए। इसी तरह जब कंप्यूटर इंडस्ट्री को आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ी, तो अजीम सर और नारायण मूर्ति जी कुछ लोगों में से थे जो अमेरिकन कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग को पॉसिबल बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम बना सकते थे। उन्होंने ग्लोबल डिलीवरी मॉडल का यूज करके सबसे सस्ते रेट पर वर्ल्ड क्लास सर्विस दी। अब सवाल यह है कि इसका वास्तव में क्या मतलब है और ग्लोबल डिलीवरी मॉडल कैसे काम करता है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट एक बेहद कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है,
लेकिन मैं आपको इस मॉडल को आसानी से समझने में हेल्प करने के लिए एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल दूंगा। ग्लोबल डिलीवरी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक प्रोजेक्ट को डिस्क्रीट प्रोसेसेस में डिवाइड किया जाता है और उन प्रोसेसेस को दुनिया भर में फैली अलग अलग टीम्स के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट को सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और कम से कम समय में एक स्किल्ड लेबर फोर्स द्वारा डिलीवर किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक मीडिया कंपनी है जिसे कस्टम डिजाइंड माइक्स की ज़रूरत है। इस कंपनी के पास दुनिया भर में ट्रैवल करने वाले सैकड़ों जर्नलिस्ट हैं। अफगानिस्तान जैसी वॉर स्ट्रिकन जगहों से लेकर अमेरिका में कैटरीना जैसी डिजास्टर हिट जगहों तक, और उन्हें एक स्पेशल माइक चाहिए जो इन सभी कंडीशंस में काम कर सके। तो वो एक ऑडियो टेक्नोलॉजी कंपनी के पास जाएंगे और प्रोजेक्ट कुछ इस तरह एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले यूरोप की सेल्स और मार्केटिंग रिसर्च टीम मीडिया कंपनी से मिलकर उनकी वाटरप्रूफ और नॉइस कैंसिलेशन जैसी रिक्वायरमेंट्स जानेगी। फिर ये रिक्वायरमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की इंजीनियरिंग टीम को भेजी जाती है जहां वे अपनी R&D और प्रोडक्ट डिजाइन स्किल्स का उपयोग करके माइक डिजाइन करते हैं। डिजाइन के आधार पर मटेरियल्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स की लिस्ट प्रेजेंट की जाएगी। यहीं पर ग्लोबल सप्लाई चेन यूनिट आएगी और चाइना से मेटल्स, हांगकांग से सेमीकंडक्टर्स और सिंगापुर से ट्रांजिस्टर्स प्रोक्यूर करेगी। इसके बाद इन सभी मटेरियल्स को असेंबली के लिए चाइना भेजा जाएगा क्योंकि वहाँ सबसे सस्ती लेबर रेट्स हैं। टेस्टिंग भी चाइना में ही की जाएगी। अल्टीमेटली क्वालिटी चेक के बाद प्रोडक्ट्स यूरोप भेजे जाएंगे और सपोर्ट टीम इंडिया से ऑपरेट करेगी। यही ग्लोबल डिलीवरी मॉडल है। ठीक इसी तरह अजीम प्रेमजी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक सुपर एफिशिएंट ग्लोबल डिलीवरी मॉडल एस्टेब्लिश किया। जब अमेरिका में मार्केट मैच्योर हुआ और इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ तो कम लेबर कॉस्ट के कारण अजीम सर इंडिया में अपने वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हुए जो डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट और टेस्टिंग से रिलेटेड था। आज यूएस और यूरोप विप्रो के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के हब्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट यूरोप से होता है, कस्टमर सपोर्ट फिलीपींस, चाइना और इंडिया से, और लो टेक्निकल हार्डवेयर चाइना से आता है। इसी वजह से विप्रो और इन्फोसिस $1 बिलियन जायंट्स बने और इंडिया को आईटी रेवोल्यूशन का बड़ा बेनिफिशियरी बनाया, जिससे 4.5 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स जनरेट हुई। अब बात करते हैं बिजनेस लेसन्स की। लेसन नंबर 1, इस फास्ट पेस्ड हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्लोबल मार्केट्स पर नज़र रखें और देखें कि कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट आपकी इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित करेगा। अजीम सर ने चाइनीज रेवोल्यूशन को भांप लिया और सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। लेसन नंबर 2, जब भी आप एक ही समय में कई $1 बिलियन कंपनीज को उभरते हुए देखते हैं तो आप एक गोल्ड माइन देख रहे होते हैं। 40s में टेक्सटाइल, 80s में इलेक्ट्रॉनिक्स और 90s में ग्लोबल डिलीवरी मॉडल ने क्रांति ला दी। तो आज के इस एपिसोड को इसी पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस एपिसोड में कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली हैं तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।